నమస్తే వెల్కమ్ టు #యూ నేను మీ రాజేష్. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ 6 గ్యారెంటీలతోటి ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరి ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో అనేక సర్వేల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీయే తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుందంటూ కూడా అనేక సర్వే రిపోర్ట్లు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజల్లోకి ఈ 6 గ్యారెంటీల్ని ఆ పార్టీ నాయకత్వం ఏ విధంగా తీసుకెళ్తుంది, మరి ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో పెద్ద ఎత్తున పొలిటికల్ వార్ ఎంఐఎంకి అలాగే కాంగ్రెస్ మధ్య నడుస్తున్నటువంటి క్రమంలో అసలు ఎంఐఎం టార్గెట్ ఏంటి, కాంగ్రెస్ పార్టీ టార్గెట్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఎంఐఎం కాంగ్రెస్ని టార్గెట్ చేస్తుందో మాట్లాడదాం. మరీ ముఖ్యంగా చార్మినార్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి ఆ నియోజకవర్గంలో ఎప్పుడు కూడా ఎంఐఎంకి కంచుకోటగా చార్మినార్ ఉంటుంది. సో ఈసారి చార్మినార్ కూడా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి తీరుతామంటూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా ధీమాగా కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో అసలు చార్మినార్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో మాట్లాడదాం. మన ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ చార్మినార్ ఇన్ఛార్జ్ అలాగే రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో కొంత ముందు వరుసలో అభ్యర్థిత్వానికి తనదే అంటూ కూడా ధీమాగా ఉన్నటువంటి ఆస్పిరెంట్ ముజిబుల్లా షరీఫ్ గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. చార్మినార్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి, గెలుపు అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? నమస్తే ముజిబుల్లా గారు. నమస్తే. ఏంటి సార్ చార్మినార్లో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది? పెద్ద ఎత్తున 6 గ్యారెంటీలను కూడా ప్రజల్లోకి బలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకెళ్తుంది. ఏంటి మీకు ఎట్లా కలిసి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? सोनिया हैदराबाद में आके राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो आके यहाँ पे जो पब्लिक मीटिंग किए, वो पब्लिक मीटिंग में आप देखे कि 10 लाख से ज़्यादा लोग वॉलंटरी तौर पे आके उसमें जो पार्टिसिपेट करे, उसके बाद और पब्लिक का माइंड डाइवर्ट होते हुए आप जो भी सर्वे देखेंगे, अब जितने भी सर्वे आ रहे उसमें तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही, और इसके ये डर से केसीआर, केटीआर और असदुद्दीन अवैसी अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ये 6 गारंटीज़ के ऊपर कमेंट कर रहे. कई लोग केटीआर और असदुद्दीन अवैसी पीसीसी पे कमेंट कर रहे, करके उनको पब्लिक के सामने उनका इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे. मैं ये इसके ऊपर उन लोगों के स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, क्योंकि वो लोग अब डरे हुए हैं कांग्रेस की पॉलिसी से, कांग्रेस की स्कीम से डर के पब्लिक में जाके काम नहीं करते. ओल्ड सिटी में कभी केटीआर केसीआर आज 9 साल में कभी नहीं आए. आज हर दिन 2 दिन 4 दिन को, परसों आप देखिए कि मलकपेट में एक फाउंडेशन स्टोन रखे. 9 साल में कभी डिक्लेयर करे कि वहाँ पे एक IT पार्क आएगा, लेकिन 9 साल के बाद अब जब टर्म ख़त्म होने आया, 1 महीना बाकी है, वहाँ जाके फाउंडेशन स्टोन रख रहे. ओल्ड सिटी में आके कुछ प्रोग्राम्स करने की कोशिश कर रहे. ये पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश है. इसमें MIM और BRS और बीजेपी का ये पूरी मिलीभगत से ये एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे कि यहाँ पे BRS भी एक और बीजेपी एक पार्टिसिपेशन में उनका भी एक रोल है, लेकिन बीजेपी का तो बिल्कुल कोई रोल नहीं है. और MIM के भी अब काफ़ी उनके वोटर उनको ये आने वाले इलेक्शन में उनको बताएंगे कि उनका कैसा रहेगा. उन्होंने जो अब तक जो पब्लिक को धोखा देते आए उसका उन लोगों को उसका जवाब देंगी पब्लिक. और जहाँ तक स्कीम्स का ताल्लुक़ है, जो स्कीम्स कर्नाटक में जैसा लाए वो गारंटी यहाँ पे भी सोनिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्कीम आई है, वो स्कीम को पब्लिकली हम तमाम पार्टी वर्कर्स हर जगह पे पूरे तेलंगाना में और ख़ास तौर पे हैदराबाद पार्लियामेंट में लेडीज़ डोर टू डोर जाके ये स्कीम्स पब्लिक को एक्सप्लेन कर रहे, और इससे पब्लिक बहुत खुश है. और पब्लिक इसको लाइक करते हुए कांग्रेस पार्टी को आने वाले हर ओपिनियन में देखिए आप, पब्लिक कांग्रेस को ही लाइक कर रही, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ और हैदराबाद और ख़ास तौर पे चारमीनार आने वाला उनके लिए एक एग्जाम्पल रहेगा कि यहाँ पे पब्लिक कांग्रेस को कैसा लाइक करी और कैसा जिताई. कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में जीतेंगी, हैदराबाद पार्लियामेंट में भी కాఫీ ఇनको టఫ్ ఫైట్ దింగి. సో ఇప్పుడు మీరు 6 గ్యారెంటీల్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లోకి అనేక నియోజకవర్గాలతో పాటు చార్మినార్లో కూడా తీసుకెళ్తారు. మహిళలతోటి కొద్దిగా డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేయిస్తున్నామని కూడా చెప్తున్నారు. ఏంటి ప్రజల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఏ విధంగా వస్తుంది మీకు? पब्लिक ये 6 गारंटी के ऊपर इतनी खुश है. जो लेडीज़ के लिए जो गारंटी दिए बस फ्री और उनको 2500 रुपीज़ मंथली, और जो स्कीम्स दिए वो स्कीम्स पे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स के लिए और फार्मर्स के लिए
हर जो घर बनाने वालों को 5 लाख रुपए का लोन देने का जो स्कीम्स 6 स्कीम्स दिए हैं, उससे पब्लिक बहुत खुश है और पब्लिक इसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है और कांग्रेस के ऊपर भरोसा करती आई है पिछले 70 ईयर्स से, और आज भी भरोसा करते हुए कांग्रेस को सपोर्ट करके कांग्रेस को जिताएंगी. సో మీరు అంటున్నారు బీఆర్ఎస్ 9 ఏళ్ళుగా ఓల్డ్ సిటీలో అడుగు పెట్టలేదు, ఇవాళే కేవలం ఫౌండేషన్ చేస్తూ కూడా ఓల్డ్ సిటీ చార్మినార్ ఆ ప్రాంతాల్లో వస్తుంది బీఆర్ఎస్ అంటూ కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఎన్నికల స్టంట్స్గా చూడాల్సిన అవసరం ఉందా? कांग्रेस पार्टी और MIM, आज MIM 66 ईयर्स में भी कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ये हम प्रोजेक्ट लाए ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट लाए, खाली डेवलपमेंट इतने 1000 करोड़ का डेवलपमेंट लाए बोल के बैनर्स लगाते, लेकिन कोई डेवलपमेंट आपको दिखेगा नहीं. पब्लिक ये सब समझ रही. और ये जो पार्क IT पार्क बोले 9 साल पहले, जब 9 साल में जब गवर्नमेंट फॉर्म करे, जब डिक्लेयर करे, लेकिन आज ख़त्म होने के लिए इलेक्शन डिक्लेयर होने के लिए 1 वीक 10 डेज बाकी है, जब आके फाउंडेशन स्टोन रख रहे. और ओल्ड सिटी में एक भी ऐसा काम नहीं है जो एक बार मल्टीप्लेक्स पार्किंग के लिए फाउंडेशन स्टोन पहली बार KCR रखे, सेकंड टर्म में KTR आके फाउंडेशन स्टोन रखे. 9 ईयर में आज भी वो ओपन प्लॉट ही है, कोई उसके ऊपर ना फाउंडेशन स्टोन से, और वो फाउंडेशन स्टोन का स्टोन भी गायब हो गया अब तो. और जहाँ तक का सवाल है कि पार्क, एक ओल्ड सिटी में एक ग्राउंड ऐसा नहीं बता सकते कि ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है बोल के. ओल्ड सिटी में इतने लाखों की आबादी है, इतनी पब्लिक रहती, लेकिन कोई एक प्ले ग्राउंड नहीं है. एक कम्युनिटी हॉल बोल के, जो पहले से भी कम्युनिटी हॉल था, उस पर खिलवत ग्राउंड बोले, आज ग्राउंड पे सिर्फ वो पार्किंग, कार पार्किंग है. वहाँ का कारपोरेटर जो है उसके ऊपर कार पार्क करा के उसका कलेक्शन कर रहा. पार्क ख़त्म हो गया, प्ले ग्राउंड ख़त्म हो गया. और एक जो कम्युनिटी सेंटर, पहले से भी कम्युनिटी सेंटर था, उसको डिमोलिश करके फ्रेश बना रहे बोल के आज 5 साल से 4 साल से वैसे ही ओपन पड़ा हुआ है. और बस स्टैंड की बात, KTR ये बोले कि भाई ओल्ड सिटी में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मीरालम टैंक के पास में एक केबल ब्रिज आएगा. आज इतने साल हो गया, उसका फाउंडेशन स्टोन भी नहीं है केबल ब्रिज का. ओल्ड सिटी में एक ब्रिज, रेलवे ब्रिज, आज 10 साल से एक ही साइड का ब्रिज पड़ा हुआ है, दूसरे साइड का 9 साल में कभी ब्रिज, कभी काम ही नहीं हुआ उसका. तो ये डेवलपमेंट का ये हाल है कि करोड़ों रुपए, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ बजट आ रहा बोल रहे ओल्ड सिटी के लिए, మైనారిటీస్ के लिए, कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं वो. సో ఏంటి, ఎందుకు MIM అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయకుండా కొంత నెగ్లిజెన్సీ ఉంది, అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు ఎందుకు కొంత MIMకి గత అన్ని ఏళ్ళుగా గెలిపిస్తారు, ఈసారి కొంత మార్పు కనిపిస్తుందా ప్రజల్లో ఏమన్నా ఓల్డ్ సిటీ ప్రజల్లో? ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लियामेंट में कोई अभी तक कोई पार्टी उतना उनके अगेंस्ट जाते हुए उनसे टफ फाइट करने का कोई हिम्मत नहीं करे. अब रेवंत रेड्डी जी जो हिम्मत करके जो उनकी अगेंस्ट 1-2-3 महीने से जो स्टेटमेंट्स देते हुए आ रहे और जो इंटर ओल्ड सिटी में टफ फाइट दे रहे, उससे परेशान होके आप देख रहे ये लास्ट वीक से असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी KTR के स्टेटमेंट्स बीजेपी को टारगेट करने के बजाय सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रहे. ये लोग बीजेपी से फाइट नहीं कर रहे. बीजेपी, ये लोग ऐसा कर रहे कि सिर्फ कांग्रेस ही इनका के ऊपर BRS और MIM टारगेट कर रही है और PCC के ऊपर टारगेट कर रही, ताकि उन्होंने डर के पीछे हट जाना. लेकिन ऐसा नहीं रहेगा और टफ फाइट देंगे हम. PCC आके ओल्ड सिटी में एंटर होके स्पीचेस देंगे, कंपेनिंग करेंगे, टफ देंगे. कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स भी ओल्ड सिटी में हैदराबाद पार्लियामेंट में आके कंपेनिंग करेंगे और टफ फाइट देंगे. इससे परेशान होके आप देखेंगे 23 साल में कभी कोई ऐसा MIM इतना बैनर्स, कटआउट्स इतने बड़े बड़े नहीं लगाए. आज चूंकि सर्वे रिपोर्ट और कांग्रेस पार्टी का कैडर वहाँ पे मजबूत हो गया बोल के टेंशन में आके आज अनऑफिशियल कंपेनिंग करना शुरू कर दिए और आप देखेंगे पूरी सिटी, ओल्ड सिटी को कटआउट से भर दिए. సో ఈ మధ్యకాలంలో రేవంత్ రెడ్డి కూడా పదే పదే కామెంట్ చేస్తున్నాడు MIM BRS B టీమ్ అంటూ కూడా. एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई BRS जाके NDA में ज्वाइन होना चाह रही थी बोल के मोदी, जो राहुल गांधी जी पहले से जिसका डाउट करे थे वो एक्सपोज हो गया. उसके ऊपर कमेंट करने के बजाय असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी कांग्रेस पे PCC के ऊपर टारगेट कर रहे. उन्होंने ये PCC ये क्वेश्चन करे उनसे कि भाई ये सिचुएशन में आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि भाई आप B टीम नहीं है तो फिर BRS को क्यों सपोर्ट कर रहे. BRS से आपका और क्या रिश्ता है जो आप ऐसा इतना अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ के करने के बावजूद भी आप सपोर्ट कर रहे बोल के जो क्वेश्चन करे, उसका आंसर नहीं दे सकते
पर्सनल क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए। ये लोग इश्यूज पे बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनल, इनका शुरू से यही रहा एमआईएम का, पर्सनल क्रिटिसाइज करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते, सब्जेक्ट पे नहीं बात करते, डेवलपमेंट पे नहीं बात करते, ताकि वो लोग डर के पीछे हट जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और पीसीसी सीनियर लीडर्स तमाम और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में टफ फाइट देंगे हैदराबाद पार्लियामेंट में और आपके इनको डिफीट देंगे। సో ఈ మధ్యకాలంలో ఓవైసీ కూడా రేవంత్ రెడ్డిని ఆర్ఎస్ఎస్ అంటూ కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు కూడా కొంత దుమారం రేపుతున్నాయి, పొలిటికల్గా చర్చ రేపుతున్నాయి. ఇవాళ ఓల్డ్ సిటీలో కేవలం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ ఎంఐఎం గానే బ్యాటిల్ జరగబోతా ఉంది ఎన్నికలు. 100% कांग्रेस ही एमआईएम को डिफीट देंगी हैदराबाद पार्लियामेंट में। वो डर से कांग्रेस का जो वहाँ पे जो कैडर बढ़ जा रहा और जो रिपोर्ट्स में कांग्रेस उनको एक दो तीन सीटों पे डिफीट दे रही बोल के ये महसूस करते हुए उन्होंने पर्सनल क्रिटिसिज्म करने की कोशिश कर रही है, इससे डर के पीछे हट जाना बोल के। ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल कांग्रेस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कर दी वो कर दी। 10 साल कांग्रेस के साथ हनीमून मनाए, जब ये याद नहीं आया उनको कि कांग्रेस ऐसा करी 10 साल उसके साथ हनीमून मनाते हुए, पूरे प्रोजेक्ट सक्सेस कर लेके, पर्सनल पैसा बनाते हुए, कॉलेजेस बनाते हुए, सब करते हुए, जब ये कांग्रेस ऐसा करी याद नहीं आया। पूरा 10 साल सक्सेस हो जाने के बाद में 10 साल साथ रहे, अलायंस में रहे, उसमें हर चीज़ पूरे पर्सनल फाइल्स क्लियर करा लेके अब याद आ रहा कि कांग्रेस ऐसा करी थी, कांग्रेस वैसा करी थी। ये अब याद आ रहा इनको, जब याद नहीं आया। సో ఏంటి ఈసారి ఈ ఎన్నికల్లో మీరు ఏంటి మీ స్ట్రాటజీ ఏం కనిపిస్తుంది, ఎట్లా ముందుకెళ్ళబోతున్నారు? कांग्रेस पार्टी अपने 6 गारंटीज जो कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटीज है उसको लेके आवाम के डोर टू डोर जाएंगी, डोर टू डोर जाके एक्सप्लेन करेंगी और उसके लिए जो साधन हो सकता जुटाते हुए इनकी रॉडिज्म को मुकाबला करते हुए हम सक्सेस होंगे। ओल्ड सिटी में हैदराबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ के जॉबलेस पीपल के लिए और जो सर्वे करी वो सर्वे करी तो उससे डर के उनको धमकी दिए, उनको धमकी देते हुए आइंदा ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे। कोई आके ओल्ड सिटी में काम करता तो उसको धमकी और डरा के, रॉडिज्म से, पुलिस से डरा के उनको रुकाने की कोशिश करते। लेकिन कांग्रेस अब रुकने वाली नहीं है, उनको इसका जवाब देंगी और जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हम उनको साथ लेके ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे, उनके रॉडिज्म का जवाब हम सिर्फ डेवलपमेंट से देंगे। కానీ ఈ మధ్యకాలంలో పెద్ద ఎత్తున రాజకీయంగా చర్చ జరుగుతుంది మోడీ వ్యాఖ్యల పట్ల. మోడీ వ్యాఖ్యలు పెద్ద ఎత్తున దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. ఎన్డీఏలకి కేసీఆర్ రావాలని, కేటీఆర్ని సీఎం చేయాలని వాళ్ళే బీజేపీ వద్దకు వచ్చారంటూ కూడా మోడీ చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్స్, దాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు? केसीआर आज से 4 साल पहले 3 साल पहले अपने बेटे को केटीआर को सीएम बनाने के लिए सारी कोशिश कर लिया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अब बेटे को आगे कर केटीआर को आगे करके सीएम बनाने के लिए असदुद्दीन की सपोर्ट लेके, मोदी की सपोर्ट लेके बनाने के लिए, सक्सेस करने के लिए कोशिश कर रहा, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो सकता। अब आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और रेवंत रेड्डी जी भी सीएम रहेंगे। కానీ పెద్ద ఎత్తున చర్చ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీ టీంల చర్చ. ఓవైపు ఎంఐఎంని బీ టీం అంటున్నారు, మరోవైపు బీఆర్ఎస్ని బీ టీం అంటారు. ఇంతకు ఎవరు బీ టీంగా ఉన్నారు అంటే? बी टीम हम बोलने से ज़्यादा उनका रोल ही आपको एक्सप्लेन हो जा रहा कि वो लोग बी टीम है या नहीं है। आप देखें जहाँ भी बीआरएस है, बीआरएस इतने साल में 9 साल में एक भी माइनॉरिटीज़ का कोई काम नहीं करे। जो वादे करे 12% का रिजर्वेशन देते बोले नहीं दिए, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले नहीं दिए। उससे हटके माइनॉरिटी पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मेंबर रहता था माइनॉरिटी, हर साल से कई बार से रहता था, उसमें नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में इतने वाइस चांसलर में एक भी माइनॉरिटी को वाइस चांसलर का चांस नहीं दिए। क्या इसके लिए कैपेबल नहीं थे? लेकिन इन्होंने माइनॉरिटीज़ को नहीं देना बोल के, और इवन सेक्रेटरीट की जो मस्जिद है वो मस्जिद को सेक्रेटरीट के अंदर है बोल के उनको वास्तव में नहीं आ रही बोल के उसको रोड पे जहाँ थी वहाँ से हटा के बाहर निकाल दिए। मैं अच्छी तरह ये बात आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वहाँ पे ओल्ड क्वार्टर्स थे, वो क्वार्टर्स की जगह पे मस्जिद को ले आके वहाँ पे रख दिए। असदुद्दीन अवैसी ये बोलता है कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश करे वो लोग 5 एकड़ दिए। क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए कि जहाँ पे पहले मस्जिद रहती वहीं पे मस्जिद रहती, लेकिन यहाँ पे 5 एकड़ दिए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करे। यहाँ पे
केसीआर चूंकि वो मस्जिद की जगह से हटा के मस्जिद दिया, वहां एक्सेप्ट कर लिए ये लोग, क्यों? इनसे अलायंस है बोल के। बीजेपी को वहां पे सपोर्ट करने के लिए वहां पे एक्सेप्ट नहीं करे, यहां पे केसीआर को सपोर्ट करने के लिए यहां पे वो इशू को क्लोज कर दे रहे, दबा दे रहे। एक्चुअल मस्जिद वो जगह पे नहीं बनी जहां पे मस्जिद थी। आप कांग्रेस वाले पहला से बोल रहे బీఆర్ఎస్ బీజేపీ दोनों एक ही है बोल के పబ్లిక్ లో కూడా పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్లారు. కానీ ఇవాళ మోడీ స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత దానికి మీ వాదనకు మరింత బలం చేకూరేలాగా అయిందనుకోవచ్చా? क्लियर हो गया, ये पब्लिक के सामने ये क्लियर हो गया कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम है और बीआरएस को सपोर्ट करते हुए क्लियर कर दिया ये इलेक्शन में क्लियर। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी मामू को वोट दियो बोल रहे हैं, जहां पे भी एमआईएम का कैंडिडेट नहीं है मामू को वोट दियो, केसीआर को वोट दियो बोल रहे हैं। तो ये क्लियर ओपन हो गया कि बीजेपी की बी टीम है बोल के दोनों ओपन हो गए। కానీ ఇటీవల కాలంలో అనేక సర్వేలు చూస్తుంటే పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజల్లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఏర్పడుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా మీ చార్మినార్ ప్రాంతంలో కూడా యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అయితే పెద్ద ఎత్తున జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ఏ విధంగా మలుచుకోబోతున్నారు? అంటే ఎట్లా మీరు షిఫ్ట్ చేసుకోబోతున్నారు ఆ ఓటుని కూడా? पब्लिक में वर्क करते हुए उनके पास जाके, आज तक कोई लीडरशिप पब्लिक के कांग्रेस पार्टी के तरफ से चूंकि उतना टफ फाइट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये रेवंत रेड्डी जी आने के बाद से टफ फाइट दे रहे। ये पिछले 10 साल से एमआईएम से टफ फाइट ले रहे हमारे पार्टी के लीडर्स, और पब्लिक में जा रहे, डोर टू डोर जा रहे, पब्लिक के वेलफेयर के लिए उनसे टच में आ रहे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे। और इसी तरह से पब्लिक हमारे खरीबारी कैडर बन गया और हम टफ फाइट देंगे, दे रहे, सक्सेस होंगे और इनको 1-2-3 सीट तो इनको हरा के रहेंगे హైదరాబాద్ పార్టీ. కానీ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఎంఐఎంకి ఇప్పటికే దాదాపుగా 7 స్థానాలు ఉన్నాయి. అది కాస్త రానున్నటువంటి అనేక సర్వేల్లో కూడా, ఇప్పటికే చెప్తున్నటువంటి సర్వేల్లో కూడా కేవలం 5 స్థానాలకే ఎంఐఎం పరిమితం అయిపోతుంది, 2 స్థానాలు ఓడిపోబోతుందని. అంటే ఓట్ షేర్ కూడా తగ్గుతుంది ఓవైపు. అంటే ఈ డిక్లనేషన్కి ఏంటి కారణాలు అంటే ఏం చెప్తారు? सोशल मीडिया आने के बाद से पब्लिक, यंग जनरेशन, इनका जो वर्क है, इनका जो खाली पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने का जो इनका टैक्टिस है उसको समझ गई। उसके लिए पब्लिक इनके पास ज्वाइन नहीं हो रही, इनसे दूर हो रही, और इसीलिए पार्टी का इनका जो वोट ऑफ परसेंटेज गिर जा रहा, और यही वोट ऑफ परसेंटेज पलट के कांग्रेस को बेनिफिट देगा, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेसी माइनॉरिटीज, दलित हर एक को डेवलप करने में करते आई है, करेंगी। ये सेकुलर पार्टी है, इसीलिए कांग्रेस को माइनॉरिटीज वोट कांग्रेस को आएंगे। एमआईएम के जो भी रिक्वेस्ट है उसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेंगी। माइनॉरिटीज 45 सीट्स पे जो भी मुस्लिम्स है, माइनॉरिटीज़ है, वो पूरे कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। इनकी कोई अपील, बीआरएस को वोट देने की अपील को कोई पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेंगी और कांग्रेस को 100% जिताएंगी। మరోవైపు ఓట్ షేర్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో తగ్గిపోతుంది ఎంఐఎంది అని కూడా. మరోవైపు హైదరాబాద్ మినహా మిగతా ఏ ప్రాంతాల్లో కూడా ఎంఐఎం ప్రాబల్యం ఉండకపోదు అని. సో అదంతా కూడా ఇవాళ మైనారిటీ ఓట్ బ్యాంక్ అంతా కాంగ్రెస్కి కన్సాలిడేట్ అవుతుందని అనుకోవచ్చా? 100% इनका जो रोल है, अब पब्लिक पहले प्रिंट मीडिया के थ्रू इनका जो खाली एक डिक्लेयर करते कि ये है, ये इतना डेवलपमेंट कर दिए, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद से पब्लिक, हर यंग जनरेशन को ये मालूम हो रहा कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हर चीज़ सोशल मीडिया पे चेक करते जा रहे, देखते जा रहे, उनको मालूम है कि खाली ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे यंग जनरेशन को। कोई स्कीम्स, स्कूल्स, जितने स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स थे पूरे ख़त्म कर दिए एमआईएम के लीडर्स, एमआईएम के एमएलएस। उसको इस गवर्नमेंट स्कूल को ख़त्म करके तोड़ दे के बिल्डिंग्स बना दिए। एक रूम में 10-10 गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे, एक रूम में गवर्नमेंट स्कूल से पब्लिक को बेनिफिट मिलता। एक चंद्रानगुंटे में एक स्कूल बना देने से पूरे ओल्ड सिटी को या हैदराबाद पार्लियामेंट को फ़ायदा नहीं हो जाता। गवर्नमेंट के स्कीम्स पब्लिक तक पहुंचाना पॉलिटिकल पार्टी का काम है। आप वोट ले रहे, जब उनसे वोट ले रहे तो उनको गवर्नमेंट स्कीम, हेल्थ स्कीम्स, स्कूल्स, एजुकेशन, ये पब्लिक तक पहुंचाना था। आप कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करे, खाली पब्लिक को जज्बाती तकरीर करके एक्सप्लॉइट करते हुए, उनको यूज़ करते हुए, राइट्स में यूज़ करते हुए, उन लोगों को केसों में फंसाते हुए, उनके ऊपर रॉडी शीट इन्हों ही ओपन कराते, बच्चों के ऊपर कराते हुए, उनको डरा के, उनको धमका के, आज तक जो गवर्नमेंट चलाते रहे, इन्हों अपना दबदबा चलाते रहे, लेकिन वह पब्लिक समझ गई इनको अब कोई चांस नहीं है। इनको आज न कल इनको ओल्ड सिटी छोड़ के भागना है। కానీ మీరు అంటున్నారు ఎంఐఎం ఓల్డ్ సిటీ చోటుకే బాగున్నాయని. కానీ ఎందుకు ఇంకా ఎంఐఎంనే ప్రజలు నమ్మాల్సి వస్తుంది? అంత భయపెట్టించి కేసులు బారిన యువతని నెట్టుతున్నా, మరో ముఖ్యంగా అక్కడ డెవలప్మెంట్ కూడా లేకుండా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఎంఐఎం కొంత చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఎక్కడ
వాళ్ళ ప్రజల వీక్నెస్ని పట్టుకోగలుగుతున్నారు? देखो आप कोई घर बनाता कुछ ना कुछ उसमें डाइवर्शन रहता, अगर उनके अगेंस्ट गए तो लाके वो डिविएशन को तोड़ा देते, उनके पास कुछ कोई बच्चा छोटा बच्चा कुछ प्रॉब्लम रहता उसको ले आके केस में फंसा देते, इसलिए डर के कोई आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन अब पब्लिक में अवेयरनेस आ गया, पब्लिक अब आके टफ इनको फाइट देंगी और इनके जो भी हथकंडे है उसको पब्लिक समझ गई, इनको अब की बार डैमेज हो ज़रूर होगा। కానీ ఎందుకు డెవలప్మెంట్ని ఎంఐఎం పక్కన పెడుతుంది? ప్రతిసారి కూడా ఎన్నికల నాటికే డెవలప్మెంట్ తీసుకొస్తుంది తెర మీదకి, మరి ఎన్నికల ముందంతా కూడా కనీస ప్రజల్ని పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు చార్మినార్లో అంటే? चारमीनार ही बोल के नहीं, पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में आप देखेंगे ना रोड्स पूरी तरह सही है, ना कोई पार्क है, ना कोई स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए, ना एम्प्लॉयमेंट। इतने साल में कितने बच्चों को, कितने एक एक पार्लियामेंट में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाए, बता सकते? नहीं बता सकते, क्योंकि करे ही नहीं उन्होंने। तो कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम करे नहीं, इसीलिए उन्होंने ये सब्जेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर नहीं बात करते, पर्सनल अटैक करते, पर्सनल उसको डरा देते, पब्लिक को डरा देते। कोई लीडरशिप आगे नहीं आना ओल्ड सिटी में, इसलिए उनके ऊपर पर्सनल क्रिटिसाइज करते। ये इनकी टैक्टिस है, ये टैक्टिस अब नहीं चलती, ये टैक्टिस अब फेल है इनकी। కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఎంఐఎం ప్రాబల్యం ఉండదు అని చాలామంది ఇటీవల కాలం సర్వేల్లో కూడా చెప్తున్నారు. సో ఏంటి ఈసారి ఎంఐఎం ఏంటి, ఏ పాత్ర పోషించబోతుంది ఎన్నికల్లో? इस्लामिक पब्लिक मीटिंग रखे, मिलादुन्नबी बोल के रखे, पॉलिटिकल स्पीच देते हुए, मस्जिद में से पॉलिटिकल स्पीच देते हुए, पब्लिक को गुमराह करते हुए, पब्लिक को माइंड डाइवर्ट करते हुए जो करते आए। अब चूंकि सोशल मीडिया से हर आदमी ये सब समझ रहा, देख रहा, हर एक को नॉलेज में आ गया कि भाई ये गलत कर रहे, इसलिए माइंड कहीं भी इनका जो इफेक्ट है, इनकी जो भी अपील है, जो भी इनकी रिक्वेस्ट है, वो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करके कांग्रेस को सपोर्ट कर रही। जितने भी सर्वे आए उसमें सब यही बता रहे कि भाई पूरे लोग, दलित्स और माइनॉरिटीज़ पूरे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे, कांग्रेस विन होंगी और इनका ये जो बीआरएस का और बीजेपी का और एमआईएम का जो है वो फेल हो जाएगा। एजेंडा फेल होता हुआ आपको दिख रहा भी, ऑलरेडी पूरे सर्वे ये बता रहे आपको। కానీ కేవలం మతంతోటే ఓట్లు పడతాయా అని అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే బీజేపీ ఆల్రెడీ ఇదే మతం పేరు చెప్పుకొని ఓట్ల విషయంలో ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఎంఐఎం సక్సెస్ అవుతుందా, ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా? एमआईएम भी फेल होती, बीजेपी भी फेल हो रही, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं रहने से पब्लिक को नहीं मालूम होता था कि इन्होंने क्या सही बोल रहे क्या गलत बोल रहे। बीजेपी भी अब आप देख रहे खत्म पे है और एमआईएम भी खत्म पे रहेंगी। ఏంటి సార్, ఖచ్చితంగా చార్మినార్ గెలిచే సీట్గా మీరు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ కనిపిస్తున్నారు, ఏంటి మీ గెలుపు కాన్ఫిడెన్స్ ఏం కనిపిస్తుంది? पब्लिक का सपोर्ट, सेक्युलर पार्टी को पब्लिक का सपोर्ट है और पब्लिक में से जो डर निकल गया, एमआईएम जो डराती थी वो डर निकल गया, पब्लिक का ओपन सपोर्ट मिल रहा हमारे को, इसलिए हम आज कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहे हैं कि हम एमआईएम को डिफीट देंगे। సో ఈసారి పెద్ద ఎత్తున 6 గ్యారంటీలు కాంగ్రెస్ బలంగా ప్రజలకు తీసుకెళ్తుంది. ఈ 6 గ్యారంటీల్లో మీ చార్మినార్ ప్రజలు ఏ గ్యారంటీకి ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు? फर्स्ट वुमेंस का है, जो गैस सिलेंडर का है, क्योंकि जनरल पब्लिक बहुत सफ़र हुई, 1155 रुपये में एक सिलेंडर मिल रहा था, अब वही 500 रुपये में मिलेगा कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद में। हेल्थ के ऊपर जो आरोग्यश्री में पहले ये राजशेखर रेड्डी के टाइम पे 10 लाख रुपए तक दिए, वही स्कीम को नाम चेंज करके केसीआर या बीआरएस नाम चेंज करके यूज़ करी, वही स्कीम कांग्रेस की स्कीम है और उसको कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में वही स्कीम को पूरी तरह से पब्लिक के लिए रखेंगे। సో ఇవాళ బీఆర్ఎస్ తోటి మైనారిటీస్ లేరని అనుకోవచ్చా? ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా మైనారిటీస్ అందరూ కూడా మా వైపు ఉన్నారని వాళ్ళు కూడా నమ్ముతున్నారు, కానీ మీరేమో మొత్తం కాంగ్రెస్ వైపు కన్సల్టేట్ అవుతున్నారు అంటున్నారు. ఏంటి అంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? అంటే వాళ్ళేమో బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా మైనారిటీస్ వాళ్ళ వైపు ఉన్నారంటున్నారు, మీరేమో మాతోటి ఉన్నారని మీరు అంటున్నారు. ఎవరి వైపు ఉన్నారు మైనారిటీస్? बीआरएस सिर्फ एमआईएम के ऊपर डिपेंड है कि एमआईएम उनके लिए मीडिएशन करके, ये क्योंकि मीडिएटर है, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी मीडिएटर है, मीडिएशन करके माइनॉरिटी वोट डाइवर्ट करेंगे बोल के सोच रही। लेकिन आप देखेंगे कि बीआरएस के माइनॉरिटीज लीडर्स, चूँकि 9 साल में कोई कारपोरेशन चेयरमैन नहीं दिए, अब लास्ट में आके 2 महीने पहले एक कारपोरेशन फरीद साहब के बेटे को एक कारपोरेशन चेयरमैन, उसको इसको एक ऐसा दिए। अभी तक माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए थे, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ वोट याद आ गए बीआरएस को और एमआईएम को, इसीलिए अभी दे रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से माइनॉरिटीज़ के लिए भी उतना ही दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ माइनॉरिटीज़ को भी वही लेवल पे सोचती, वही लेवल पे देखते हुए डेवलपमेंट करते आई और करेंगी। తాజాగా డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మీద చేయి చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రోగ్రాంలో, అది పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది, దాని మీద ఏం చెప్తారు? अटेंडर है, उन्हें अटेंडर नहीं है, गनमैन है,
उनकी सिक्योरिटी के लिए है। अगर उन्होंने जो उसके लिए मिसबिहेव करे तो वो गलत है, उसके लिए कंडेम करते हैं हम उसको, और ऐसा नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट का वैल्यू देना चाहिए। होम मिनिस्टर है, लेकिन ये गलत है, ये कांस्टेबल को करना ये गलत है, इसके लिए हम कंडेम करते हैं। హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో కూడా కాంగ్రెస్ ఎన్ని సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉంది? 3 से 4 सीट ले सकते हैं। పక్కా हम कोशिश कर रहे कि 3 से 4 सीट लेना बोल के, और पूरे पार्लियामेंट में हम टफ फाइट दे रहे। नेक्स्ट उनको वोट ऑफ परसेंटेज भी देखेंगे पूरी पार्लियामेंट में कैसा रहेगा कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा हम यहाँ पे रहेगा। థ్యాంక్ యూ ముజీబుల్లా గారు. ఇది ముజీబుల్లా షరీఫ్తో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ వాచ్ #.